हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करी थी कि उसके सोर्सेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, उसके एक्सेस इंटेक से और लो इंटेक से बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और कितना डेली इंटेक इसका रिकमेंड किया गया है कि एक ह्यूमन को कितना लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में हमने बात की थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में ज़रूरी होता है, ठीक है। मेजरली हमारी बॉडी में 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए न्यूट्रिएंट्स तो हमें 6 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हमें कार्ब्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसके बाद ये मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, एक्चुअली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ठीक है। और जो माइक्रो होते हैं वो होते हैं आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स और वाटर को हम इसमें इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन जो है इसका हमारे डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग करना, शरीर का निर्माण करना, शरीर की वृद्धि विकास करना, ठीक है, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में बॉडी का मेंटेनेंस करना, हार्मोन्स बनाना, न्यू सेल्स टिश्यूज़ बनाना करना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेली हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ क्रियाकलाप चलते ही रहते हैं, ठीक है, निरंतर टूट फूट होती ही रहती है। तो प्रोटीन को मेंटेन करना या मेंटेनेंस का काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, हमारे जो नेल्स हैं, हेयर है, हमारी जो स्किन है, ठीक है, जो बोन टिश्यूज़ हैं, ये बहुत सारे प्रोटीन से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आपको हर जगह पर आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो प्रोटीन है इसको हमारी बॉडी का क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। ये संज्ञा किसको दी गई है? प्रोटीन को दी गई है, ठीक है। अर्थात हमारे शरीर की आधारशिला इसे कहा जाता है, प्रोटीन को, ठीक है। सबसे पहले जो प्रोटीन की खोज हुई थी ना वो 1838 में मुल्डर नाम का एक केमिस्ट था, उन्होंने की थी, ठीक है। 1838 में मुल्डर ने की थी, ठीक है। ये कौन थे? एक केमिस्ट थे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि इसका जो नामकरण था वो भी इसको मुल्डर ने ही दिया था, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रोटीन की और प्रोटीन की कॉम्पोजिशन के बारे में कि ये किस तरीके से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटीन है हम पढ़ रहे हैं इसका केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, जिसको आप कहते हो रासायनिक संगठन, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटीन है ये मेनली एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। देखिए जब भी हम कहते हैं ना कि यह चीज़ कार्बनिक यौगिक है या किसी को हम कहेंगे कि यह अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जो कार्बनिक यौगिक होगा इसमें क्या होती है? कार्बन की प्रेजेंस होती है और इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसे अकार्बनिक कहा जाता है। और जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब क्या है, जो प्रोटीन है यह कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक अलग एक अणु और उपस्थित होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो रचना होती है, रासायनिक संगठन, वो बदल जाता है, जो है नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन चारों से मिलकर के जो हमारा प्रोटीन का अणु होता है वो बनता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रोटीन है ना, यह भी एक तरीके का नहीं है, अर्थात जो प्रोटीन होता है ना, यह बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अब आपको ये थोड़ी सी नई बात लग रही होगी, तो देखिए जैसे हमारा शरीर है ना पूरा, बहुत देखिए हमारे शरीर की आधारशिला की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम अपनी बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, तो बॉडी की जो हमारी बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल्स, कोशिकाएं। ठीक है, बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती है ना, तो फिर वो शरीर का निर्माण करती है। वो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक हाउस की बात करते हैं, ठीक है, तो घर किससे बना होता है? ब्रिक्स से बनता है ना, ईंटों से मिलकर के बनता है। उसी तरीके से हमारा शरीर भी सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। अब जो ये सेल्स होती है, ये किसकी बनती है? प्रोटीन की। तो जैसे बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, एक घर ईंटों से मिलकर के बना हुआ है, उसी प्रकार से जो ये प्रोटीन होता है ना, इसकी भी बेसिक यूनिट होती है, अर्थात ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? अमीनो एसिड्स से। ठीक है, जिसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो बहुत सारे जब अमीनो अम्ल मिलते हैं तो वह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, 20 अमीनो एसिड से मिलकर के 1 प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो देखिए अब सभी अगर जैसे 20 की 20 एक सी अगर अमीनो एसिड आकर के मिल गई है, ठीक है, तो उसने एक प्रोटीन का निर्माण किया, तो इससे सभी प्रोटीन से एक जैसी हो जाएगी। तो क्या होता है, जो ये भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इसमें भी काफ़ी सारे इसके अलग अलग टाइप होते हैं। सारी अमीनो एसिड सेम नहीं होती है ना। तो किसी के अंदर सल्फ़र अटैच्ड होता है, ठीक है, किसी में फॉस्फोरस होता है, किसी में कोबाल्ट रहता है, किसी में क्या, तो सभी में अलग अलग प्रकार के जो अणु होते हैं वो आकर के, या कुछ तत्व जो होते हैं वो आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, किसी के अंदर तो कुछ अणु रहते हैं, किसी के अंदर कोई सॉल्ट्स आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ आकर के उसमें अटैच हो सकती है। जब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम वापस आते हैं प्रोटीन पर। जो प्रोटीन होता है ना, इसका बेसिकली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से ही जो कार्बोहाइड्रेट से और फैट से प्रोटीन अलग होता है। ठीक है, जबकि जो प्रोटीन, जो आपका फैट है और जो कार्बोज है और जो फैट्स है ना, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या क्या होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाई जाती है। लेकिन जो प्रोटीन होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए यह इन दोनों से काफ़ी अलग है। लेकिन है कार्बनिक तत्व, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है, इसलिए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी, हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। ठीक है, देखिए जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है या हाइड्रोलिसिस होता है, यह रहा प्रोटीन, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, या इसमें से पानी का अणु जो बाहर निकलता है ना, तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाता है। वो कितने भी हो सकते हैं, जितने अणुओं से मिलके बना होगा उतने में ही ये वापस टूट जाता है। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? बेसिक यूनिट होते हैं या आधारशिला होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं, यह भी 2 भागों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 मेन ग्रुप्स होते हैं, जिसमें पहला है NH2 ग्रुप। ठीक है, जिसको अमीनो ग्रुप भी कहा जाता है। अमीनो ग्रुप या अमीनो
समूह कहा जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो अमोनिया होती है ना वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसको अमीनो ग्रुप कहते हैं। और यह कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का या क्षारीय स्वभाव का होता है, क्षारीय होता है यह। ठीक है, अमीनो एसिड भी दो ग्रुप से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें पहला होता है NH2 ग्रुप, जिसको अमीनो समूह कहा जाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और यह प्रोटीन को भी क्षारीय गुण देता है। दूसरा जो है वो है कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, जिसको COOH ग्रुप कहा जाता है और इसको NH2 ग्रुप कहा जाता है। यह इसका बॉन्ड का निशान है जो हम इसके आगे दर्शा रहे हैं। ठीक है, जिसे माइनस की तरह दिख रहा है। यह जो होता है यह एसिडिक नेचर का होता है या अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यह तो अमीनो समूह जो है यह तो प्रोटीन को क्षारीय गुण प्रदान कर रहा है। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यह प्रोटीन को अम्लीय गुण प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की प्रकृति, क्योंकि जब क्षार और अम्ल दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, जब क्षार प्लस अम्ल जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो यह उदासीन प्रकृति को क्रिएट करते हैं। ठीक है, उदासीन प्रकृति बनाते हैं। तो जो आपका प्रोटीन होता है यह कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है इसकी प्रकृति में। ठीक है, अब देखिए ये तो था अमीनो एसिड के बारे में। हम अब बात करेंगे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की। तो अब देखिए जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, हम इसके रासायनिक जो सूत्र है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड का रासायनिक सूत्र ये देखिए, इसमें क्या होता है, कार्बन प्लेस होती है सेंटर में, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाती है हमेशा। ठीक है, इससे यह COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इससे हाइड्रोजन जुड़ी रहती है, एक तरफ इससे NH2 जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और एक तरफ इससे R जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने बात करी थी कि अमीनो एसिड में या जो हमारा अमीनो एसिड रहता है, ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये 2 ग्रुप से मिलकर के बना हुआ है, एक तो NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर है। अब आप अगर इसे संक्षिप्त रूप से बनाएंगे ना, ठीक है, तो NH2 CR COOH आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, और ये तो आप, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर को नहीं बना करके ऐसे ही बनाया जाता है। यह सिर्फ आपको ग्रुप दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है, जिससे आपको पता चले कि ये COOH जो हम ग्रुप की बात कर रहे थे वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप यह है, और जो हम अमोनिया ग्रुप की बात कर रहे, अमीनो ग्रुप की जो बात कर रहे थे वो यह है। ठीक है, अब देखिए हमने इन दोनों ग्रुप की तो बात करी, H हमारा हाइड्रोजन हो गया, C हमारा कार्बन हो गया, तो यह R क्या चीज़ है, यह जो R प्रेजेंट है यह क्या है। तो देखिए हमने पहले बात करी थी कि जो सभी अमीनो अम्ल होते हैं ना एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हर अमीनो अम्ल तो सेम हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, R जो समूह है ये R ग्रुप, यहाँ पर डिफरेंस आता है जिसकी वजह से हर अमीनो अम्ल दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, भिन्नता का कारण ये, बाकी सभी में अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्रोजन सेम होगी सभी में, सिर्फ और सिर्फ बदलाव जो होता है ये इस R वाले ग्रुप में ही किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इस R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि R की जगह पे एक कार्बन हो सकती है, ठीक है, 2 कार्बनों से कोई भी ग्रुप आकर के यहाँ पर जुड़ सकता है। ठीक है, तो हम देखिए अब बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि हमको पता चल जाएगा। देखिए जैसे कि कार्बन है, यह NH2 ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर R ग्रुप है, यहाँ पर H है, ये हमारा
एक हमारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बनाते हैं ना, थोड़ा सा खोल करके बनाते हैं। तो ये जो NH2 था यहाँ पर, इसको हमने खोल दिया, तो एक हमने हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दी, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दी, और नाइट्रोजन की ये तीनों बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में वापस से जब ये आगे जुड़ता जाता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो हो गए। अब यहाँ पर क्या है कि आप प्लस का निशान देख रहे हैं कि यह पहला है अमीनो अम्ल, और एक यह भी दूसरा अमीनो अम्ल है। अभी हमने यहाँ पे R का नंबर चेंज नहीं किया है। ठीक है, हम बेसिक इसका डिफरेंस समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों जुड़ते हैं आपस में तो क्या होगा, इसका OH, इसका जो OH है और इसका जो H है, अमीनो ग्रुप का H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ये दोनों आपस में जुड़ करके ये बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ का जो बॉन्ड है और N का जो बॉन्ड है नाइट्रोजन का और कार्बन का, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो नया स्ट्रक्चर तैयार होगा वो किस प्रकार से होगा, NH2 देखिए, यही हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब यह जो बॉन्ड है और यह बॉन्ड है यहाँ पर आकर के सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पर इससे नाइट्रोजन जुड़ जाएगी। ठीक है, और जब इससे अब नाइट्रोजन जुड़ गई तो हम ये पूरा जो आगे का स्ट्रक्चर है यहाँ पर इसको बना लेंगे। ठीक है, तो अब जो हमें यह प्राप्त हुआ है इसका नाम होगा डाई पेप्टाइड अमीनो अम्ल, डाइपेप्टाइड अमीनो अम्ल। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि इन दोनों के निकलने की वजह से ये दोनों अमीनो अम्ल जुड़ चुके थे। ठीक है, तो अब यह दोनों चीज़ कहाँ गई, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साथ में प्लस H2O बन जाता है, अर्थात दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का अणु जब मिल करके क्या बना देता है, जल पानी बना करके अपघटित हो जाता है। तभी हमने कहा था कि हाइड्रोलाइसिस होना मीन्स ये पानी बाहर निकल जाता है, H2O इससे बाहर निकलना। तो क्या होता है कि इस तरीके से जुड़ जाते हैं। अब इसी तरीके से जब अलग अलग अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ते रहते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, जैसे आगे से आगे अमीनो अम्ल जुड़ करके एक अपनी श्रृंखला बनाते जाते हैं। और जब यह श्रृंखला काफ़ी लंबी हो जाती है तो यह एक प्रोटीन के अणु का रूप ले लेती है। ठीक है, और इससे पानी बाहर निकलता जाता है और जो अमीनो अम्ल की जो इस तरीके से चेन होती है, एक लंबी श्रृंखला, वो तैयार होती जाती है। ठीक है, तो देखिए, अब तक जैसे अमीनो अम्ल है ना, तो सभी अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल जुड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, अब तक लगभग 20 अमीनो अम्ल हमें पता है। ठीक है, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, यह अमीनो अम्ल जुड़ करके एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। इसमें कुछ अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, जिनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, उन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, आवश्यक मीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और नॉन एसेंशियल मीन्स अनावश्यक अमीनो अम्ल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। ज़रूरी तो हमारे बॉडी के लिए दोनों है। ठीक है, लेकिन ये किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इनका ऐसा डिफ्रेंशिएशन देखा गया है। ठीक है, तो देखिए, हम उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अब जो अमीनो अम्ल है ना, जब ये जुड़ेंगे तभी प्रोटीन का निर्माण करेंगे, और जब ये प्रोटीन का निर्माण करेंगे और यह प्रोटीन हमारे भोजन में उपस्थित होगी ना, तो यह आपके शरीर को वृद्धि और विकास प्रदान करेगी। अगर अमीनो अम्ल इस तरीके से नहीं जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगी तो हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग, वृद्धि विकास रुक जाएगा, नए कोशिकाओं का, नए तंतुओं का निर्माण ही नहीं होगा। ठीक है, और जब यह निर्माण नहीं होगा तो आपका शरीर वृद्धि ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अमीनो अम्ल का जुड़ना और प्रोटीन के अणु का निर्माण करना। ठीक है, तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने बात करी प्रोटीन के बारे में
ठीक है, कि प्रोटीन कहाँ से मिला, प्रोटीन को क्या कहा जाता है, क्यों हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इसकी खोज किसने करी है, ठीक है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। और जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से या इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, उसी तरीके से प्रोटीन भी अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है। और अमीनो एसिड का भी वापस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से केमिकली कंपोज्ड होते हैं, उसके बारे में भी हमने बात करी, उनके कॉम्पोजिशन की, ठीक है। और किस तरीके से अमीनो अम्ल जुड़ करके नए बंध बनाते हुए जाते हैं और आगे प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे डाइपेप्टाइड बंध होते हैं, ट्राइपेप्टाइड बंध होगा, ठीक है। तो ये बंध का या बॉन्ड का नाम होता है, उसी के आधार पर हम जो अमीनो अम्ल है ना, इसको आगे उसका नाम लेते हुए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के और कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल है और कौन कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम प्रोटीन के वर्गीकरण की भी बात करेंगे कि प्रोटीन को कितने भागों में और किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।